और इधर आगे बढ़ते हुए बात यूपी के बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में एक विधवा महिला से शादी के प्रस्ताव को लेकर दो गुटों में लड़ाई हो गई और इसमें दोनों ही पक्ष के 10 लोग घायल हो गए हैं। इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में ये पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में विधवा महिला से शादी करने का प्रस्ताव देने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। दरअसल इस विवाद की मुख्य वजह पुलिस में शिकायत भी कराने को लेकर थी। पहले एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की खबर जब दूसरे पक्ष को मिली तो बात आगे बढ़ गई और मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर यहाँ जमकर हंगामा भी किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का कहना है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक 2 मिनट में दुनिया का इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भीषण बमबारी की। लेबनान से हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने इजराइल के ठिकानों पर हमला किया। और वहीं उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहला इजराइल का किर्यात शमोना शहर। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इजराइल के कई घरों को निशाना बनाया। हमले के बाद शहर के कई घर तबाह हो गए। लगातार हमले का बजर जारी है। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट की बौछार हो रही है। इजराइल के किर्यात शमोना में एक इमारत पर हिजबुल्लाह ने सीधा हमला किया। लाल सागर में हूथी आतंकियों ने ग्रीक के जहाज पर निशाना साधा। हूथियों के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। हमले के बाद 25 सदस्यीय चालक दल को यूरोपीय संघ के नौसैनिकों ने बचा लिया। इराक से कच्चा तेल लेकर ग्रीस जा रहा था जहाज। और वहीं हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिला है तो इजराइल ने भी पलटवार किया है। लेबनान पर पलटवार करते हुए दक्षिणी लेबनानी गांव पर इजरायली हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल से हमले से लेबनान में भारी नुकसान हुआ। इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया पर भीषण हमला किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फुटेज में के बाद नवजात बच्चे की मौत हो जाती है और उसकी वजह लाइट ना होना। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन दौरे की। इस दौरे पर दुनिया की नजर है और लगातार अपडेट भी हम आपको इस मामले में बता रहे हैं। पूरे मामले में मीडिएटर का रोल अदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन से युद्ध खत्म करने का आह्वान किया है, युद्ध को रोकने का आह्वान किया। वहीं ज़ेलेंस्की का भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन में भी मोदी है तो मुमकिन है कि नारे गूंजने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में भारत का कद किस कदर ऊंचा हुआ है, इसे बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 तस्वीरें काफी हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी के आज के यूक्रेन दौरे की, जहां वो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है पीएम के रूस दौरे की, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहली बार किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना घर दिखाते नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच में पीएम मोदी ने दोनों देशों का दौरा कर दुनिया को भारत की डिप्लोमेसी का दम दिखा दिया। यही वजह है कि अब दुनिया को लगता है कि पीएम मोदी ही इस जंग को रुकवा सकते हैं। यूएन ने भी पीएम के इस दौरे को लेकर जंग रोकने के लिए कारगर बताया। आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है।
जंग से सिसक रहे यूक्रेन को पीएम मोदी के दौरे से एक उम्मीद जगी है। उम्मीद युद्ध विराम की, उम्मीद सहयोग की, उम्मीद उन समझौतों की जिससे यूक्रेन को एक बार फिर खड़े होने की मदद मिल सके। यही वजह है कि भारत और यूक्रेन के बीच में आज 4 अहम समझौते हुए, जिसमें यूक्रेन को मानवीय मदद, कृषि और विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ समझौतों से पहले युद्ध से मची तबाही की जानकारी ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद पीएम मोदी को यूक्रेन में मची तबाही से अवगत करवाया। इसके बाद ज़ेलेंस्की पीएम मोदी को जंग में मारे गए बच्चों के मेमोरियल पर ले गए। पीएम मोदी ने मेमोरियल पर डॉल रखकर जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी। सबसे पहली ग्रेजुएटी किसकी होती है? तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, जहां जय श्री राम का नारा गूंज उठा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए यूक्रेन का पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दौरा किया। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे में उसे भारत से मदद की उम्मीद है। जंग के बीच पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की ये चौथी मुलाकात है। हालांकि भारत का इस जंग पर स्टैंड अभी भी न्यूट्रल है। भारत दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील करता रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या पीएम का ये दौरा रूस यूक्रेन की जंग रोकने में कारगर साबित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर थे, जिसे लेकर के पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई थी कि आखिरकार इस दौरे में क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे तो वहां व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने गले लगाया था, जिससे लेकर के सवाल पूछे गए एक पत्रकार के द्वारा। बिल्कुल, और एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने किस तरह से करारा जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब देते हुए मुंह बंद किया था, ये आपको इस प्रतिक्रिया के जरिए बताते हैं। In our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। लगातार पेपर की तैयारी भी हो रही थी और पेपर फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष और विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 48 लाख अभ्यर्थी हैं, 2 पालियों में पेपर रखे गए हैं और आज दूसरा दिन है। और ऐसे में जब अफवाह फैलाई गई समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा तो एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, जबकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभ्यर्थी पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं सुरक्षा को लेकर के।